हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। पिछले कई समय से ऐसी कक्षाएं बड़ी कम हो गई है इस प्लेटफॉर्म पर जो स्ट्रैटेजी वाली होती थी, जिसमें हम बातचीत करते थे कुछ छोटी छोटी गलतियों को सुधारने की। आज हमारे साइंस टेक्नोलॉजी के मैराथन की जगह पर हम इन कक्षाओं को ले रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी के मैराथन का थोड़ा कंटेंट बचा है क्योंकि 12 घंटे के लिए लगभग 1200 स्लाइड बनानी पड़ती है, तो थोड़ा स्लाइड्स कम बनी है अभी। पर इस बार आपका जो साइंस टेक्नोलॉजी का मैराथन होगा, यकीन मानिए सबसे बेहतरीन और अद्भुत रहेगा। अभी तक के जितने मैराथन हुए उनमें सबसे बेस्ट रहेगा। सोमवार के दिन वो मैराथन हम लेंगे, मंडे के दिन लेंगे। पर मैंने सोचा कि इस दौरान अभी कई सारे विद्यार्थी टेस्ट दे रहे होंगे, इस दौरान कई सारे नए विद्यार्थी होंगे जो तैयारी की शुरुआत कर रहे होंगे। तो आप याद रखिए कि इस पूरी जर्नी में जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, ऐसा कोई भी माई का लाल और माई की लाली नहीं है जो 100% तैयारी या 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाए, क्योंकि 100% तो मास्टरों से पूरा नहीं होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात छूट जाती है। लेकिन क्या हम पहले ये बात अपने आप को समझा पाए हैं कि इस पूरी तैयारी में हमारे यूपीएससी में प्रीलिम्स का जो कट ऑफ जाता है वह पिछले साल 92 मार्क्स का गया है। इसके पिछले साल में 87 मार्क्स का गया था, इसके पिछले साल में 75 मार्क्स का गया है। मैं मोटे तौर पर कहूं तो मुझे लगता है कि कट ऑफ 19 और 95 मार्क्स के बीच में रहता है। मतलब यदि कोई विद्यार्थी 45 से लेकर 48 क्वेश्चन सही हल कर ले तो वह पहली परीक्षा को पार कर सकता है। फिर आखिर हम इतना हार्डवर्क करने के बावजूद भी उस 48 क्वेश्चन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़े से स्मार्ट वर्क, थोड़े सावधानी बरतने की जो जरूरत है वह कहीं ना कहीं कमी या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के रूप में सामने आता है। आज की इस कक्षा का बड़ा मकसद यह है कि मैं जो बातें आपके सामने आज रखूंगा उन बातों को आप अपने टेस्ट में अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय अप्लाई करेंगे, ताकि उन आधारों पर हम अपने एक्यूरेसी को थोड़ा इंप्रूव कर सकें। 10 सवाल 5 सवाल हम बेहतर और सही तरीके से हल कर सके। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मेहनत का, हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। और ये उम्मीदें कई मत करना कि आप थोड़ा बहुत एक विषय पढ़कर, 2 विषय पढ़कर यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे, नामुमकिन है। इसके लिए एक लंबी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी की जरूरत होती है, जिसके लिए हम कहते हैं कि आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए, जो हम क्लासेस के रूप में आपके सामने रखते हैं। इसलिए आज की कक्षा उस मेहनत को, उस हार्डवर्क को डेडिकेट करते हुए एक बेहतर तरीके से उन विद्यार्थियों को समर्पित है जो अपने क्वेश्चनों को 5 या 6 नंबर बढ़ाना चाहते हैं या 5 या 6 क्वेश्चन बेहतर सही करना चाहते हैं, ताकि वह इस पार से उस पार की क्राइटेरिया में शामिल हो सके, कट ऑफ को पार कर सके। यह तुक्के लगाने की क्लास नहीं है, यह किसी भी प्रकार से ये दावे करने की क्लास नहीं है कि आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए और पास हो जाओगे। ना सीसेट में ना जीएस में हार्डवर्क और आपका कंप्लीट सिलेबस बहुत जरूरी है। लेकिन जहां पर कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है, जहां कुछ शब्दों का महत्व जानना बहुत जरूरी है, वहां पर आपको यह कक्षा वरदान साबित हो जाएगी। यह क्लास उन नए विद्यार्थियों को समर्पित है जो इस क्षेत्र में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि इस प्रारंभिक परीक्षा में, जिसे हम ऑब्जेक्टिव सवाल की परीक्षा कहते हैं, पीटी कहते हैं, वहां पर आपको अपना मस्तिष्क बाकी किसी एग्जाम की तुलना में ज्यादा लॉजिकली यूटिलाइज करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हैं।
आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक अति महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हमारा 6 जुलाई से फाउंडेशन बैच आया है इंडियन पॉलिटी का, जहां पर आप अपनी पॉलिटी के सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। और 11 अप्रैल मतलब कल सुबह 11 बजे मुझे आप सभी लोग चाहिए टेस्ट देने के लिए। इसलिए नहीं कि आपको इनाम मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको टेस्ट देने आना है, क्योंकि इस टेस्ट में 50 क्वेश्चन ही रहेंगे। उससे आपको यह अनुमान लगेगा, क्योंकि आपने अब तैयारी कर ली है, इसके माध्यम से इसका लेवल थोड़ा सा यूपीएससी के लेवल से डाउन होता है। यदि इन 50 क्वेश्चनों में कोई भी विद्यार्थी 50 में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की क्षमता रखता है, तो मैं कहूंगा कि आप अपनी तैयारी को इसी रूप में जारी रहने दीजिए। यदि आपके 40 क्वेश्चन से ज्यादा सही हो जाते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले हैं। आखिरी के इन दिनों में हिम्मत मत हारिए। और यदि ऐसा कोई है जिसके 45 से ज्यादा सही हो जाते हैं, तो मैं आपकी गारंटी लेने के लिए तैयार हूं कि आप प्रीलिम्स इस बार गारंटेड दीजिए, कहीं नहीं जाएगी आपके सिलेक्शन की ये जो पूरी कहानी है, ये गारंटेड अपने लक्ष्य को भेद कर आएगी। मैं एक और चीज कह दूं, चैट जीपीटी या चीटिंग मत करिएगा प्लीज। पर ये जो मैं आज बताने जा रहा हूं, ये कल के टेस्ट में भी अप्लाई करिएगा, कल की परीक्षा में भी अप्लाई करिएगा, आपके कई क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैं आपको आज की कक्षा के माध्यम से एक बार पुनः याद दिला दूं कि सुबह 11 बजे या शाम 5 बजे आपको यह टेस्ट देना है, इनाम के लिए नहीं, अपने आप को जांचने के लिए। हां, जो गरीब विद्यार्थी हैं मेरी उन तक पहुंच सके, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उन विद्यार्थियों तक जरूर इस बात को पहुंचा दीजिएगा कि यदि सच में उन्हें तैयारी करने में आर्थिक बाधाएं आ रही हैं, तो मैं आपके साथ हूं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको फ्री पढ़ा दूंगा, यदि आपके अंदर काबिलियत है तो। क्योंकि सभी को पढ़ा पाना फ्री में नामुमकिन मेरे लिए भी है, इंस्टीट्यूशन के लिए भी है, लेकिन मैं उन विद्यार्थियों को तो फ्री में पढ़ाना चाहता हूं जिनके अंदर योग्यता है, क्षमताएं हैं, बस थोड़े से आर्थिक कमी के कारण वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आइए कहानी की शुरुआत करने से पहले, जो लोग दुखी हैं कि सर आज तो मैराथन होने वाला था साइंस टेक्नोलॉजी का, सोमवार सुबह 6 बजे तैयार रहिएगा, साइंस टेक्नोलॉजी का मैराथन होगा, मतलब अद्भुत तरीके से होगा। वार्निंग दे दूं मैं, लक में विन यू ए लॉटरी और ए गैम्बलिंग गेम, किस्मत से आप कोई लॉटरी या किसी प्रकार का जुआ जीत सकते हैं, लेकिन यदि आपको आईएएस की एग्जाम निकालनी है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर होनी चाहिए, आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं एक तार्किक परिणाम, ताकि आप अपने पहले स्टेज को बेहतर तरीके से निकाल सके। हमारी इस कक्षा का सिंपल सा मतलब, ये उद्देश्य ये है, तुक्के लगाना नहीं चाहते हम, लेकिन एक तार्किकता के आधार पर प्रश्नों को कम ज्ञान के आधार पर भी सही कर सकते हैं। हमने प्रश्नों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। यह है हमारा टाइप 1, जहां हम बातचीत करेंगे टाइप 1 में कुछ शब्दों के आधार पर। याद रखिएगा, जब हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं तो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये शब्द आपको बताएंगे ऐसे शब्द जहां पर सत्ता की बातचीत आती है, जैसे कैन की बात या मे की बात अंग्रेजी में आएगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में ऐसी कीट की प्रजातियां हैं, ऐसी कीट की प्रजातियां हैं, प्रजाति हो सकती हैं जो वास्तविक रूप में अपनी ही जाति के कीटों को खाती होगी। अब कीटों की इस दुनिया में करोड़ों प्रकार की प्रजातियां हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी हो सकती है, पौधों की कुछ ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जो कीट खाती होगी, पौधों की कुछ ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जो बहुत न्यूनतम तापमान पर जीवन यापन कर सकती हैं,
पौधों की कुछ ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जो अधिकतम तापमान पर जीवन यापन कर सकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब सत्ता के रूप में बातचीत की जाती है आपके प्रश्न के कथनों में, तो आपको इसे अंडरलाइन करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि क्या यह एक संभावना हो सकती है या नहीं। इस सत्ता के साथ जब कुछ शब्द आ जाए तो कुछ और सत्ता या शक्ति, ये ऐसे शब्द हैं जो कथन के सही होने का इशारा करते हैं। तो जब हमारे सामने ऐसे कोई शब्द आ जाते हैं जो संभावनाओं के रूप में हमें किसी कथन की, किसी घटना के होने की बात की ओर इशारा करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे कथन सही होंगे। हर बार सही नहीं होंगे, लेकिन सही होने की इनकी संभावनाएं बहुत प्रबल होती है। शब्दों का महत्व ध्यान से समझना। लेकिन जब हम कहीं बातचीत करते हैं केवल शब्द, ओनली शब्द कहीं पर आता है, तो ऐसे शब्द एक्सट्रीम शब्द कहलाते हैं और ये विकल्पहीनता को बताते हैं, ऑप्शनलेस सिचुएशन को बताते हैं। जैसे केवल मानवों के भीतर ही बुद्धि का उपयोग करने की क्षमता होती है। भले ही मानव इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यह बात गलत है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर ऐसे कई जीव हैं जो बुद्धि का उपयोग करके अलग अलग कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। केवल मानव ही दो पैरों पर चल सकता है। यहां विकल्पहीनता जैसी चीजें बहुत रेयरली सही हो सकती है। केवल बैक्टीरिया ही इस पृथ्वी पर अंतिम रूप में जीवित रहेंगे, ऐसे दावे कह नहीं सकते। इसलिए केवल पृथ्वी पर जीवन के मिलने की गारंटी है, यह बात भी हम गलत कह देंगे। इसलिए जब आपके प्रश्नों में केवल शब्द आ जाता है, आप उसको थोड़ा सा रुक कर पढ़िए और समझ कर पढ़िए कि सच में क्या इतना एक्सट्रीम बातचीत उस शब्द के कहने के बाद अर्थ निकालते हुए सत्य हो पाएगी। और अगर आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते कि नहीं ये तो सत्य नहीं हो सकता इतना एक्सट्रीम, तो हमें यह ध्यान देना है कि हम ऐसे शब्दों का उपयोग करके अपने विकल्पों को एलिमिनेट कर सकते हैं। जहां पर भी आपको शब्द आ जाता है सभी, ऑल, याद रखिएगा यह भी बहुत बड़ा कठोर शब्द है। सभी भारतीय अपने मताधिकार का महत्व समझते हैं, तो हम कहेंगे कि सभी भारतीय, इसका दावा नहीं किया जा सकता है। सभी जैसा ये शब्द, सभी का मतलब कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप इसमें दावा कर सकते हैं कि जो बात कही गई है वो सब में मिलती है। सभी मानवों में उंगलियां 5 होती है एक हाथ में। हम कहेंगे नहीं महोदय, यह भी दावा हम सही नहीं कह सकते। सामान्यतः शब्द उपयोग किया जा सकता है। सामान्यतः का मतलब अधिकांशतः एक हाथ में 5 उंगलियां होती है, लेकिन सभी मानव कहने पर भी हम इस प्रकार की बातों को नकार सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी आयातो कथन हमेशा गलत होगा, लेकिन उसके सही होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है और वास्तविक रूप में आपने उस कथन को पुनः सावधानी के साथ पढ़ना चाहिए था, क्योंकि यदि आप उन शब्दों को नहीं समझ पा रहे हैं जो आपके कथन में दिए गए हैं, तो आप उसके अर्थ को सही नहीं निकाल पाओगे। तो आप एलिमिनेशन, आप जिसको कहते हैं कि 4 विकल्पों में से किसी एक को गलत कहना, उसमें भी गलतियां कर सकते हैं। या कभी कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं हमेशा, ऑलवेज, अनिवार्य, कंपलसरी, ऐसे शब्दों पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। हर प्रश्न हम इससे हल नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा ही
ऐसे कुछ 5, 10, 20 प्रश्न पेपर में होंगे जो इन शब्दों को लेकर आते हैं। उन शब्दों को लिए हुए प्रश्नों को अगर हम थोड़ी सावधानी बरतते हुए और लॉजिकल चलते हुए ऑप्शनों को एलिमिनेट करते चलेंगे तो हम अपने कम ज्ञान और कम जानकारी के बावजूद भी उस व्यक्ति से बेहतर परफॉर्म कर लेंगे जो ऐसे शब्दों का महत्व नहीं जानता है। तो जहां पर कुछ और सकता या शक्ति की बात आ जाए, सत्ता की बात आ जाए, वहां पर संभावनाएं हो सकती है, वहां पर पॉसिबिलिटी सही होने की बहुत प्रबल होती है। जहां पर केवल विकल्पहीनता की बातचीत आ जाए, मतलब वहां पर किसी भी प्रकार की संभावनाओं या किसी भी सत्य होने की गुंजाइश बहुत नहीं के बराबर होती है। सभी का मतलब होता है नो एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं। जब हम इस तरीके के शब्दों को उपयोग करते हैं तो याद रखिए कि इसका अर्थ होता है कि आप दावा कर रहे हैं कि हर एक जगह ऐसी बात लागू होगी। और जब हम हमेशा और अनिवार्य जैसी बातचीत करते हैं, मतलब हमेशा का मतलब आज से 1000 साल पहले भी, आज से 1000 साल बाद भी और आज भी। अनिवार्य का मतलब उसके बगैर उस घटना का कोई अस्तित्व नहीं होगा जिसे अनिवार्य कहेंगे। इसलिए याद रखिएगा इनका सेंस क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है। तो टाइप 1 हमारा यह मकसद है शब्दों के महत्व को समझना, उन शब्दों के अर्थ को जानकर उस वाक्य का पुनर्निर्माण करते हुए यह महसूस करना कि क्या इस कठोरता के साथ वह वाक्य सत्य हो सकता है या नहीं। टाइप 1, आइए जरा इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पलों को देखते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रश्नों को नहीं देखेंगे तब तक वास्तविक रूप में हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूं। तो आइए कुछ प्रश्न देखते हैं जो अभी तक आए होंगे। वर्ड डिफाइन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, डिफरेंशिएट सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस, जो आपको दो एक जैसे ऑप्शनों को अलग करने में बड़ी मदद करते हैं। एसेंशियल फॉर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जो शब्द आपको ट्रैप कर सकते हैं, फंसा सकते हैं, ऐसे शब्दों को आपको ध्यान देना है। ये शब्द नॉट भी याद रखिएगा, ये शब्द भी आपको कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए यूज करता है। नॉट नहीं मतलब सही नहीं है, ये गलत हो जाता है और इसके लिए आप इसको इमीडिएटली काट कर लिखेंगे कि कौन सा गलत है, ये पूछा गया है। तो सही नहीं की जगह अपने दिमाग को बताइए गलत क्या है, यह पूछा गया है। आइए जरा देखते हैं प्रश्न कैसे आए हैं। हम जो प्रश्न की चर्चा करेंगे 2021, 22, 23, 24 और 25, क्योंकि पुराने प्रश्नों में तो और भी ज्यादा आसानी है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो लेटेस्ट पैटर्न है क्या सच में इस तरीके के प्रश्नों को हम लागू कर सकते हैं। पुनः मेरी विनती ये है कि ये हमारे सहायक बनेंगे, इसके बलबूते सिलेक्शन नहीं होता है। नहीं तो आप कहेंगे कि आर यू सीरियस, क्या सच में ऐसा होता है? तो मैं कहूंगा कि सिलेक्शन नामुमकिन है। लेकिन हां, यदि आप मेहनती हैं और आपको कुछ सवालों को इसके माध्यम से हल करना है तो आपको ये आज की क्लास संभाल कर रखनी चाहिए। जैसे इस प्रश्न पर गौर करते हैं, शिशुधानी स्तनी मार्सुपियल जिन्हें कहते हैं प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। मार्सुपियल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थल में ही पनप सकते हैं। मतलब ऐसे जीव दो कंडीशन होने पर ही पनप पाएंगे, या तो मैदान होगा तभी पनप पाएंगे, क्षमा चाहूंगा, पर्वत होगा तभी पनप पाएंगे, मैदान होगा तभी पनप पाएंगे, पर्वत होगा तभी पनप पाएंगे, और दूसरा वहां कोई प्रेडेटर नहीं होगा, मतलब उनको खाने वाला कोई नहीं होगा, खाने वाला कोई नहीं होगा। शब्द पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब बस व्यवहारिक रूप से हम ये सोचते हैं कि क्या सच में ऐसा कोई जीव है जिसके लिए बिना पर्वत के संभव ही नहीं है? पौधे हो सकते हैं,
पर पौधों में भी पर्वत से ज्यादा जरूरी टेम्परेचर होता है। वो टेम्परेचर कहीं और, हाँ कुछ जगह पर बरसात का क्राइटेरिया है, कुछ जगह टेम्परेचर का क्राइटेरिया है, कुछ जगह जल का होना क्राइटेरिया है, पर पर्वत का होना जैसा क्राइटेरिया कि पर्वत नहीं तो जिंदगी नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं हो सकता। दूसरी बात, परभक्षी नहीं। इस दुनिया में कौन किसको खाने वाला नहीं है, या तो उसको कोई ना कोई प्रेडेटर नहीं खा रहा होगा, तो किसी न किसी प्रकार की बीमारियां, कोई ना कोई वायरस इस प्रकार से उसका क्षरण कर सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे जीव इस पृथ्वी पर संभव है जो केवल पर्वतों में और उनको न खाने वाले क्षेत्र में ही पनपेंगे, अन्यथा मर जाएंगे, ऐसा लगभग नामुमकिन है। हम कहेंगे कि देखो मुझे ये समझ में नहीं आया, सच बताऊं तो मेरे कई लाल लालियों को आज भी ये शब्द समझ में नहीं आया होगा कि सर ये मार्सुपियल क्या होते हैं। अब जैसे मैं क्योंकि बायोलॉजी का शिक्षक भी हूं तो मैं बता सकता हूं कि मार्सुपियल ऐसे मैमल्स होते हैं, ऐसे स्तनधारी होते हैं जो वास्तविक रूप में कुछ बच्चों को जब जन्म देते हैं तो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। अपरिपक्व का मतलब होता है कि जिनके पास कुछ बच्चे का विकास माता के गर्भ में और कुछ बाहर होता है। ऐसे भी जीव प्लेटिपस, कंगारू जैसे जीव होते हैं। तो अगर आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया, लेकिन ना भी समझ में आए, मैंने कहा कि भाई मेरे पास 50% ही नॉलेज है, लेकिन क्या मैं इस शब्द को पहचान पा रहा हूं? मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर। मैं कहूंगा महोदय दूसरी वाली बात को तो मैं गारंटेड कहूंगा गलत। अभी मुझे पहले के बारे में सच में नहीं पता क्योंकि मुझे मार्सुपियल ही नहीं पता। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। मैंने कहा नहीं महोदय, दोनों सही नहीं है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। मैंने कहा नहीं महोदय, दोनों सही नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। बिल्कुल ये हो सकता है। कथन 1 गलत है, कथन 2 तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं कहूंगा महोदय एक ही तो ऑप्शन बच रहा है, एक ही तो विकल्प बच रहा है जिसमें कथन 2 गलत बताया था, बाकी किसी कथन में होता ही नहीं है। भले ही मुझे मार्सुपियल नहीं पता था, लेकिन मैं इस बात का अंदाजा लगा सकता था वो कि कोई ऐसा जीव जो केवल पर्वत में रह सकता है। हाँ, कोई ऐसा जीव हो सकता है जो केवल एक निश्चित तापमान पर रह सकता है। कोई एक ऐसा जीव हो सकता है जो केवल एक निश्चित वर्षा में मिल सकता है। कोई ऐसे जीव हो सकते हैं जिनके लिए कंडीशन क्लाइमेट की, ह्यूमिडिटी की जरूरी हो सकती है, लेकिन केवल पर्वत पर मिलेंगे ऐसे कोई जीव जंतुओं की चर्चाएं नहीं होती है। यहां एक छोटी सी बात कहेंगे, सर आप ऐसा सवाल ढूंढ कर लाए हैं, तो जी हां, मैं यही सवाल ढूंढ कर लाया हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हर सवाल ऐसा नहीं होता है, लेकिन जहां ऐसे सवाल होते हैं वहां हम अगर थोड़ा सा सोच समझकर अपने मस्तिष्क का उपयोग करके इस बात को समझना चाहे तो उत्तर तक पहुंच सकते हैं। इनका मकसद, इसका उद्देश्य आपको इस भाग से उस भाग ले जाना है, फेल से पास की ओर ले जाना है, जो केवल और केवल आप छूट जाते हैं 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चनों के माध्यम से। ऐसी जगह पर हम हमेशा ही शब्दों का महत्व जानेंगे। और ऐसा इकलौता नहीं, मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आपको क्लैरिटी आती जाएगी। 2025 का जरा ये सवाल देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं IBRD या इसी को हम बोलचाल में वर्ल्ड बैंक कहते हैं, इस पर विचार कीजिए। यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। इट्स वर्क सिंगल हैंडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। अब मुझे एक बात बताओ, वर्तमान में दुनिया भर में WTO से लेकर, हम कह सकते हैं IMF से लेकर, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेकर, न जाने रीजनल ग्लोबल कई इंस्टीट्यूट है जो लगातार गरीबी दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत कई सारी संस्थाएं हैं।
अगर आपको थोड़ा सा भी इतना पता हो कि यार और भी कई सारे लोग हैं, इतना तो नहीं हो सकता है, तो हमने कहा देखो भाई मुझे नहीं पता रियल में कि सच में यहां पर क्या चीजें हैं, लेकिन मैं दूसरे को दावे के साथ हटा सकता हूं। और मैंने अभी विकल्पों पर बातचीत की कि देखो दूसरा तो नहीं हो सकता महोदय, दूसरा तो नहीं हो सकता महोदय, दूसरा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या केवल इकलौती ऐसी संस्था है जो गरीबी दूर करने के लिए विकासशील देशों की मदद करेगी? क्या दुनिया में गरीबी को दूर करने के लिए और संस्थाएं काम नहीं कर रही होगी? अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे नहीं पता कि इसके थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है। मैं पुनः याद दिला दूं, मैं वो सवाल ढूंढ कर लाया हूं जहां ये तरीके लागू होते हैं, ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि ज्यादा पीछे मत जाइए। हम अगर हर साल देखेंगे तो 2 सवाल 3 सवाल अगर हमें ऐसे मिल जाते हैं तो हमें ऐसे सवालों को सावधानी पूर्वक हल करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ है। 2025 में महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता। नो वायरस कैन सर्वाइव इन द ओशियन वाटर। वायरस, क्या महासागरों में वायरस नहीं मिलते होंगे? हम महासागर वायरसों से मुक्त होंगे? शब्द पर गौर करिएगा। कोई विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं कर सकता। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। वायरस जो इस दुनिया में पौधों को, जंतुओं को, मानव को, फंगस को, सबको बीमारी फैलाते, वो बैक्टीरिया को भी बीमारी फैला सकते हैं। पर ठीक है, मैं ये इतना तो कह सकता हूं ना महोदय कि देखो ऐसी चीजें कि कोई वायरस ऐसा नहीं करता होगा, कोई वायरस ऐसा नहीं करता होगा। हजारों लाखों प्रजातियां वायरस की हैं। कोई वायरस परपोषी कोशिका में कोशिकीय अनुलेखनात्मक सक्रियता को परिवर्तित नहीं कर सकता। जब आप कैन के साथ नो शब्द उपयोग कर रहे हैं तो याद रखिएगा, कैन और नो ये एक एक्सट्रीम शब्द का निर्माण कर देते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यहां पर जब ऐसी चीजें जुड़ जाती हैं तो ये चीजें गलत होने की ओर इंगित करती है। मुझे एक बात बताएं, क्या यह संभव है इतनी हजारों प्रजातियों में कोई बैक्टीरिया को बीमार ना करें? हजारों लाखों वायरस की प्रजातियों में कोई महासागर में ना मिले? क्या यह संभव है कि कोई ऐसा वायरस जो सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी, अब ये शायद कई लोगों को ना समझ में आए, इसका मतलब होता है कि वायरस कोशिका के अंदर हाईजेक कर लेता है और उसके डीएनए को अपने लिए डीएनए बनाने के लिए कहता है, मतलब एक प्रकार से अपने डीएनए की कॉपी करने का आदेश देता है। अगर मैं कहूंगा 0% नॉलेज नहीं कर सकते, जैसे कोई व्यक्ति कहेगा कि सर मुझे तो 0% नॉलेज है इसमें, तो मैं कहूंगा कि फिर आप हल मत करिए। एटलीस्ट आपके पास वायरस के बारे में थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए। और अगर आपके पास एग्जैक्ट आंसर जानकारी ना भी है पर आप वायरस को जानते हैं, वायरस के बारे में बताया गया होगा कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, वायरस के बारे में बताया गया होगा कि यह पृथ्वी पर सबसे लंबे समय से विद्यमान जीवों में गिने जाते हैं, और अगर आपको यह पता होगा कि वायरस, ऐसी कोई जगह नहीं जहां वायरस ना मिलता हो, ऐसा कोई जीव नहीं जिसको वायरस बीमारी ना फैलाते हो, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हां ये चीजें इतनी भी एक्सट्रीम नहीं हो सकती है। लाखों प्रजातियां हैं। हम कहेंगे महोदय कितने कथन सही है? हम कहेंगे कि कोई भी इसमें कथन सही नहीं हो सकता है। और मैंने ढूंढ कर लाए हैं ये सवाल ताकि आपको हम बता सके कि आप थोड़ा पेशेंस, थोड़ा नॉलेज और थोड़ा लॉजिक, तीनों चीजों को अगर लेकर बैठे एग्जाम हॉल में शांतिपूर्वक हल कर रहे हैं तो ही उम्मीद करिएगा कि ऐसे सवालों को आप समझ भी पाएंगे। 2023 कुछ मशरूम, छत्रक मशरूम में औषधीय गुण होते हैं, कुछ मशरूम में साइको एक्टिव गुण होते हैं, कुछ मशरूम में कीटनाशी गुण होते हैं, कुछ मशरूम में बायोल्यूमिनिसेंट गुण होते हैं। अब इनमें से
अगर आपको कुछ शब्द समझ में आ जाए तो ही हल करिए। आप कहेंगे सर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे पुनः माफी मांगूंगा कि ना आप मेरे तरीके को अपनाइए और ना इस प्रश्न को हल करिए, क्योंकि वह आपको नुकसान देगा। अब मशरूमों पर आते हैं। मशरूम इस दुनिया में बड़ी मात्रा में प्रोटीन के सोर्स के रूप में जाने जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं समय के साथ। ऐसे मशरूम मतलब फंगस। अब देखो, फंगस के अंदर अगर आपके दिमाग में आ जाए तो ऐसी कई फंगस हैं जिनसे कि ऐसे मेंटल ड्रग प्राप्त किए जाते हैं जो इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ फंगस खाने के काम में आ सकते हैं जो कि औषधीय गुणों के लिए भी फेमस हो सकते हैं। कुछ मशरूम ऐसे भी हैं जिनके कारण कीटों की आबादी कम होती है। जहां वो कह रहा है सम, ऑल जैसी बात नहीं भाई, सम हो सकते हैं। हाँ, इतनी हजारों प्रजातियां हैं जहां पर इतनी वेराइटीज और इतनी डाइवर्सिटी है। मैं कहूंगा यहां मशरूम हटा दीजिए, यहां डाल दीजिए बैक्टीरिया, यहां डाल दीजिए बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया से, कुछ बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया में सब कुछ सही है तब भी, क्योंकि बैक्टीरिया में भी ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। मशरूम छोड़ दीजिए, कुछ पौधों को ले लीजिए। कुछ पौधों में औषधीय गुण होते हैं, कुछ पौधों में मन प्रभावी साइको एक्टिव गुण होते हैं, कुछ पौधों में कीटनाशी गुण होते हैं, कुछ पौधों में बायोल्यूमिनेसेंट गुण होते हैं। मैं तब भी कहूंगा कि चारों सही है। अरे आप कुछ जंतु लिखकर देख लीजिए, तब भी आपको लगेगा कि हाँ ये तो जंतुओं में भी सेट हो रहा है। आप यहां छत्रक वत्रक मशरूम हटा दीजिए, आप देख लीजिए, कुछ भी डालेंगे, पौधे, जंतु, बैक्टीरिया, तब भी यह सेट हो पा रहे हैं। हम कहेंगे कि महोदय कुछ की जब बात आती है तो इसकी प्रबल संभावना है। मैं यहां ये रिस्क ले रहा हूं, और इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक ऐसा प्रश्न है जिसे अगर थोड़ा सा रिस्क लेकर हल किया जाए तो कोई गलत नहीं माना जाएगा। और मैं ये भी कह रहा हूं कि 10 में से अगर मेरे 8 भी सही हो गए इस रिस्क में तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं कहता हूं 10 में से 7 भी सही हो गए तब भी मैं बहुत फायदे में हूं। सब छोड़ो मेरे प्यारे लाल लालियो, 10 में से 5 भी सही हो जाए तो 5 के गलत होने में आपका माइनस मार्किंग ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चनों वाला होगा। 3 क्वेश्चन आपने अपने लॉजिक के आधार पर सॉल्व किए हैं, और ये वो 3 क्वेश्चन हैं जो आपको 6 मार्क्स देकर जाएंगे। जहां कट ऑफ 92 का था, आपके नंबर 86 आ रहे थे। पता चला कि आप इसके कारण पास हो गए, लेकिन आप केवल इसके कारण पास नहीं हुए क्योंकि आपने 86 नंबर अपने मस्तिष्क से लाए थे। मैं आपको 6 नंबरों में मदद कर सकता हूं। 86 तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी तभी हो पाएंगे। 2023 का एक और सवाल, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान के वातावरण में पनप सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100 डिग्री से ऊपर में कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान में वातावरण में पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। भाई क्यों नहीं पनप सकते? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो। आज से हजारों लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा था, तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। आज भी हमारी पृथ्वी पर कई सारी जगह पर अम्लीयता के अधिक होने के बावजूद भी ऐसे बैक्टीरिया मिल जाते हैं जो उस अम्लीयता में जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसे भी जीव है जो अभी भी अंटार्कटिका जैसी जगह पर मिलते हैं। हम कहेंगे महोदय बिल्कुल सही होंगे तीनों के तीनों। 2023 में भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ऐसे पावर प्लांट जिसमें बिजली का उत्पादन कोयले को जलाकर भाप पैदा करके भाप से टरबाइन घुमाकर किया जाता है। उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है। नन ऑफ देम यूज सी वाटर। उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि भारत में कितने ऐसे जिले हैं जहां वाटर क्राइसिस है? 50% से भी ज्यादा पर आ जाएंगे हम। उनमें से कोई भी प्राइवेट का व्यक्ति का नहीं है। हमने थर्मल पावर प्लांट कोयले से बिजली बनाने के लिए बहुत पहले ही प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट अपना लिया था। हम कहेंगे कि महोदय
कितने सही हैं? हम कहेंगे कोई भी नहीं है, क्योंकि ऐसे पावर प्लांट जिनमें सी वाटर नहीं यूज हो सकता, क्योंकि पानी की कमी है, समुद्र हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो हम क्यों यूज नहीं करेंगे? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। मोनोजाइट इज ए सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल। मुझे नहीं पता सच में है या नहीं, मान लेते एक सेकंड के लिए। मोनोजाइट में थोरियम होता है, ये आपको पता होगा ही और होना भी चाहिए। आप दावे के साथ कह सकते हैं कि भाई साहब मोनोजाइट में होता है, ये बताया गया था, पर चलो मान लेते नहीं है। भारत की समस्त तटवर्ती बालू पर, अब शब्द पर गौर करिए, एंटायर इंडियन कोस्टल सेंड। क्या आप ये कभी भी विचार कर सकते हैं कि भारत के कंप्लीट कोस्टल रीजन में ऐसी चीजें मिल सकती हैं, ऐसी मोनोजाइट रेट मिल सकती है? सब छोड़िए, मोनोजाइट छोड़िए, मुझे पूरे भारत के एंटायर कोस्टल रीजन में कोई एक कॉमन चीज दिखा दीजिए जो पूरे एंटायर कोस्टल रीजन में मिलती है। यहां तक कि वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में डिफरेंस है, यहां तक कि उनके स्ट्रक्चर में कई प्रकार के अंतर आ जाते हैं। एक जैसी चीज तो पूरे के पूरे कोस्टल एरियाज में नहीं होती है। क्या ऐसा संभव है कि कोई रिसोर्स पूरे कोस्टल रीजन के साथ जुड़ा रहे, वो भी इतनी लंबी तटवर्ती लाइन के साथ? गोवा जैसा छोटा सा कोई देश हो जाता तो वहां यह कल्पना की भी जा सकती थी, पर भारत जैसे इतनी लंबी तटवर्ती सीमा में हम ऐसे शब्दों को मान्यता नहीं दे सकते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या होना चाहिए, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूं कि महोदय, ये तीसरी वाली बात को तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि मैं आज की कक्षा के माध्यम से केवल आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वास्तविक रूप में हम कहां गलती कर रहे हैं, हमारे मेहनत के साथ साथ तार्किकताओं को और शब्दों को समझने में। अब आते हैं टाइप 2। देखो, टाइप 2 में कुछ नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आप इन सवालों को स्किप कर दीजिए। नॉलेज कैसा? 100% वाला नहीं, पर आपको एक बात तो पता होनी चाहिए। अब मैं उन प्रश्नों की ओर इशारा कर रहा हूं जहां एक बात में आप दावा करेंगे कि महोदय एक बात तो मुझे गारंटेड पता है, और अगर वो बात पता है तो कभी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, कभी 3। अगर 2 एलिमिनेट हो रहे ना, रिस्क लीजिए। अगर 3 एलिमिनेट हो रहे तो गारंटी हो गई। फिर तो कई ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे जिसमें, और ऐसा नहीं कि टॉपर, मैं बता दूं फर्स्ट रैंक वाले को भी खुलकर पूछो कि सच सच बताओ, तुम्हें सब कुछ पता था जिन सवालों के तुमने सही जवाब निकाले? टॉपर भी बताएगा सही किसी को पता नहीं होता है, मास्टर लोगों को भी नहीं पता होता है। टॉपर छोड़िए, मास्टरों को नहीं पता होता है, पर वो लॉजिक, वो गेस कि हां ये लग रहा है इसका आंसर, हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर हम ऑप्शनों में 3 ऑप्शनों को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, तो अपने नॉलेज के आधार पर ऑप्शनों का एनालिसिस करेंगे और अपने सही जवाब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये टाइप 2 के सवाल है। 2 प्रश्न, 3 प्रश्न टाइप 1 में हर साल आते हैं। मैं 100 सवालों में 3 प्रश्नों की बात कर रहा हूं टाइप 1 में। टाइप 2 में 2024 का यह सवाल, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस लेटीट्यूड पर, किन लेटीट्यूड पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य प्रकाश विद्यमान रहता है? ऑन June 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लेटीट्यूड्स एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर। अब यहां अगर आपको यह नहीं पता है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमक रहा होता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस सवाल को हल ना करें। इतना नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए कि 21 जून को योग दिवस हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि सबसे लंबा दिन होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर के लिए। तो हम कहेंगे कि देखो भाई, सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो ये क्लियर कर दूं कि ये जितना ऊपर की ओर जाएंगे, ये 6 महीने का दिन होगा, ये 4 महीने का दिन होगा, ये
3 महीने का दिन होगा, ये 2 महीने का दिन होगा। मैं ये कह रहा हूं एक मोटा मोटा कि आप नीचे चलते चले जाइए तो लगभग आपको 12 घंटे से ज्यादा का दिन मिल जाएगा। तो मैं कहूंगा देखो मुझे नहीं पता, लेकिन कर्क रेखा पर तो 12 घंटे से बड़ा दिन होगा ही। कर्क रेखा पर होगा मतलब दूसरी वाली बात तो होनी ही चाहिए, उसके बगैर जीवन अधूरा है। अभी मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल की, दोनों में 2 तो है। 4 पर देखिए, बस इसको मत सोचिए, इसको मत सोचिए। उत्तर ध्रुवीय, भाई यहां तो 6-6 महीने की रात और दिन की बातचीत है। 12 घंटे तो छोटी सी बात है। 6 महीने, 5 महीने, 4 महीनों का दिन होगा यहां पर। 12 घंटे का दिन नहीं, दिन ही दिन होगा वहां पर। हम कहेंगे महोदय चौथी वाली बात गारंटेड होगी, और इस आधार पर मैं इस प्रश्न के उत्तर में डी तक पहुंचूंगा। मैं पुनः याद दिला दूं, मैं वो सवाल सेपरेटली ढूंढ कर लाया हूं जो मेरे इस नियम से हल होते होंगे, ताकि मैं आपको ये पुनः याद दिला दूं कि 100 में 2 से 3 प्रश्न ऐसे होंगे जहां थोड़ा दिमाग, थोड़ा एलिमिनेशन आंसर तक आपको पहुंचाएगा। इसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि अभी हम ऑप्शनों को देखेंगे फिर उत्तर तक पहुंचेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में विद द रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, while any resolution for the removal of the speaker of लोकसभा is under consideration, वह पीठासीन नहीं होगा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, हमारे यहां पर आम नागरिक को भी अपराधी कहा जाए तो उसको हम बोलने का हक देते हैं। ये तो पीठासीन अधिकारी है, उसको बोलने का हक नहीं देंगे आप? इतना हमारा लोकतंत्र तो खराब हो ही नहीं सकता है। तो हम कहेंगे भाई बोलने का तो हक होगा उसे, वो बताएगा, अपना पक्ष तो रखेगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। हम कहेंगे कुछ भी नहीं पता मुझे भले ही, लेकिन ये दूसरी वाली बात तो बिल्कुल गलत है कि ही और शी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक। उसे बोलने का हक तो देना ही पड़ेगा। भले एक बार मतदान के बारे में कल्पना कर सकते, लेकिन बोलने का उसे हक होगा। मतलब दूसरी वाली बात महोदय गलत होगी, और किस्मत है ये कि यहां पर 3 ऑप्शन डायरेक्ट हट गए। हमने कहा कि हां भाई, अब यहां ये नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो मैं कहूंगा कि आप इस प्रश्न को हल मत करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे प्रश्नों को हल करते समय अपने ज्ञान का भी उपयोग करना, क्योंकि तभी जाकर आप वास्तविक रूप में ऑप्शनों का भी एलिमिनेशन कर पाएंगे। जो कहेगा सर मुझे कुछ नहीं पता है, तो भी पढ़ाई कर, और ज्यादा मेहनत करो, और ज्यादा हार्डवर्क करो, और तब मेरे इस वीडियो को देखो। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आपको ये मेथड, ये पूरा वीडियो छोड़ देना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर और ध्यान देना चाहिए। 2022 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। अ बिल अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। केवल पैसों के मामले में जो मनी बिल होते हैं उसमें ही राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है, बाकी कहीं पर भी नहीं। पर फिर भी हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी है कि उस पर साइन करे। यह बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। मैं कहूंगा अगर आप इन तीनों बातों में कोई एक बात भी अगर एलिमिनेट कर पाए तो ऑप्शन ऐसे हैं, कोई एक बात हटा सके, कोई एक बात की गारंटी ले सके, तो आप चांसेस है कि सवाल तक पहुंच जाएंगे। अब जिसने मान लो पहली वाली बात को निकाल दिया कि अरे ये तो गलत है, मतलब वो तो दावे के साथ कह देगा कि महोदय उत्तर आ गया मेरा। लेकिन मान लीजिए कि वो ऐसा ना कर पाए, उसे केवल दूसरी वाली बात पता हो, तब भी हम कहेंगे कि महोदय दूसरी वाली बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके लिए ज्वाइंट सिटिंग का कोई उपबंध नहीं है। मान लो उसको तीसरे की गारंटी हो जाए कि तीसरा गारंटेड होगा, अब उसके पास एक प्रश्न है कि 2 और 3 लगाऊं या 1 2 3 लगाऊं। मान लीजिए कि उसे पहला पता ना हो, मैं कहूंगा रिस्क लो।
अगर दो ऑप्शनों में आप कंफ्यूज हैं तो आपको मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि यहां हमने अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि यहां दो ऑप्शनों में ही हमारा कंफ्यूजन रह गया है। यहां हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, बाकी अगर एलिमिनेट कर सके तो अपनी बेस्ट चीज हो जाएगी। 2021 में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही हैबिटेट डोमिसाइल है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। अब यहां पर केवल होने के बावजूद भी सही आएगा। अब यहां नॉलेज होना चाहिए, यहां केवल लॉजिक वो जो पहला तरीका था उससे शायद वो गलत करे, लेकिन कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे ये पता होना चाहिए, अगर ये पता नहीं है तो मैं कहूंगा कि आप प्रश्न हल मत करिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि संविधान पढ़ते समय ये बार बार बताया जाता है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में एक ही नागरिकता है। राज्य की नागरिकताएं नहीं होती, भारत में देश की नागरिकता होती है। अमेरिका में राज्य और देश दोनों की नागरिकताएं होती हैं। हम कहेंगे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, किसी विदेशी को हमने सिटीजनशिप दी तो उसने देशद्रोह कर दिया, उसने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, हम छीन लेंगे उससे नागरिकता। हम ऐसा थोड़ी कि भाई नागरिकता दे दी तो अब अनंत काल के लिए नागरिकता मिल गई। हम अपने देश के नागरिकों की नागरिकता छीन सकते, तो ये तो विदेशी को दी गई नागरिकता थी, हम तब भी छीन सकते थे। हम कहेंगे महोदय तीसरी वाली बात तो सही हो नहीं सकती है। अब बची बात 1 और 2, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है। हमारे देश में जब देश आजाद हुआ था तो उस समय बड़ी संख्या में लोग इधर से उधर आए थे। अगर ऐसा क्राइटेरिया रख लेते तो शायद संविधान सभा में इस पर सहमति नहीं बन सकती थी। अगर थोड़ी कहानी समझ में आ जाए तो बढ़िया, अन्यथा जिसको पहला वाला पता है कि महोदय ये बात तो बिल्कुल रहेगी, यहां थोड़ा नॉलेज तो होना जरूरी है। शून्य नॉलेज लेकर आओगे तो मैं आपकी इस टाइप के सवालों में मदद नहीं कर सकता हूं। हम कह सकते कि हां थोड़ा सा एलिमिनेशन भी देखिए, थोड़ा सा नॉलेज भी देखिए और उत्तर तक हम पहुंच सकेंगे। तीसरा स्टेटमेंट, टाइप तीसरा, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल गेस। लॉजिकल गेस का मतलब होता है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें इशारा करते हैं कि यार इसका मतलब क्या होगा। जैसे कहीं पर भी ब्लू शब्द आ जाए, ब्लू, तो ब्लू शब्द का मतलब होता है भी पानी से जुड़ी हुई घटना। नीली अर्थव्यवस्था की बातचीत है तो पानी से जुड़ी हुई घटना। जैसे कहीं पर भी बाइट या बिट्स आ जाए तो हम कहेंगे कंप्यूटर से जुड़ी हुई घटना। कहीं पर भी हमारे सामने ग्रीन शब्द आ जाए, ग्रीन, हम कहते पर्यावरण से जुड़ी हुई घटना हो सकती है। कहीं पर हमारे सामने ब्लैक शब्द आ जाए तो हम कहते जनरली नेगेटिव या इल्लीगल चीजों के लिए ये यूज किया जाने वाला वर्ड होता है, नेगेटिव या इल्लीगल चीजों के लिए। तो ये शब्द आपके अंदर कॉमन सेंस क्रिएट करते हैं, ये बताते हैं कि देखो यार इस शब्द के पीछे कोई लॉजिक है, इस शब्द का अपना एक सेंस है, इस शब्द से कुछ बात समझ में आ रही है। जैसे कई बार साइंस के प्रश्नों में शब्दों का बड़ा महत्व होता है। फिर वहां पर आप इकोलॉजी की बातचीत कर लीजिए या फिर बायोलॉजी की बातचीत कर लीजिए, साइंस टेक्नोलॉजी की बातचीत कर लीजिए। सरकार की कोई योजना आ रही हो तो योजना में भी शब्दों का बड़ा महत्व है। अगर सरकार कोई ऐसा शब्द उपयोग कर रही है अपनी योजना में तो आप समझ जाइएगा कि उससे उसका नाता तो होगा। बहुत बड़ी संभावना होती है कि सरकार ऐसे शब्दों का उपयोग हमेशा ही करती रहती है, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, जिससे दिमाग लगता है कि शायद ऐसा होगा। जैसे क्रांतियों के नाम देख लीजिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब व्हाइट रिवॉल्यूशन में हम टमाटर का रिवॉल्यूशन तो व्हाइट रिवॉल्यूशन में नहीं डाल सकते हैं। हम श्वेत का मतलब या तो शांतिपूर्वक कोई क्रांति हुई होगी या दूध के जैसी प्रोडक्ट के लिए कोई क्रांति हुई होगी। राउंड रिवॉल्यूशन, कोई राउंड वाली चीज होगी। अदरक के लिए राउंड रिवॉल्यूशन तो नहीं हो सकता है ना, जिंजर के लिए तो राउंड रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो हमारे दिमाग में कुछ शब्द होने चाहिए कि अरे इसका मतलब तो मुझे पता है। जैसे प्रश्न पर गौर करिए, 2025 2025 मैं शब्दों पर आ रहा हूं, ये कहां पर डाल दिया हमारी टीम ने। जैसे ये देखिए, ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन मतलब पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो सकता है।
पर्यावरण नहीं तो हम कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हो सकता है ग्रीन। और वॉशिंग, धोना, जैसे होता है ब्रेन वॉश करना, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें नहीं होती है, तो कुछ वॉशिंग वाली बातचीत है, मतलब ग्रीन वॉशिंग पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो हम लॉजिक इतना तो लगा सकते हैं, मिथ्या रूप से प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयोगी हो सकते हैं। किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरण में पारिस्थितिकी पर्यावरणीय लागतों को शामिल न करना, आधारिक संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिक दुष्परिणामों की उपेक्षा करना, किसी सरकारी परियोजना कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध करना। तो ग्रीन वॉशिंग में हम अनिवार्य उपबंध तो नहीं करेंगे, वॉशिंग मतलब कोई छोड़ रहे हम चीज, कोई नाराज किसी न किसी प्रकार की चीजों को, तो अब ऐसी जगह पर हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। लेकिन यहां एक गलती क्या हुई है, तीनों ही पर्यावरण के हैं, तो ऐसी जगह पर चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन ग्रीन वॉशिंग का मतलब कहीं ना कहीं हमने कोई चीज छोड़ दी है, हमने कोई ना कोई चीजों को एक प्रकार से एक्सक्लूड कर दिया है, या फिर कहीं ना कहीं इल्लीगल चीजें की गई है। तो जब इल्लीगल चीजों की बातचीत आ जाती है तो वहां पर कोशिश करिएगा कि वहां सरकार किसी लागत को इल्लीगली खत्म नहीं कर सकती है, या फिर सरकार किसी प्रकार के दुष्परिणामों को छोड़ने की बातचीत नहीं करेगी। जहां रिपोर्टिंग गलत तरीके से होगी, हम कहेंगे कि वहां इल्लीगल चीजों के रूप में हम ए आंसर को चुन सकते हैं। लेकिन यहां किस्मत ठीक नहीं थी। लेकिन जैसे ये सवाल देखिएगा, क्यूबिट, क्लाउड सर्विसेस, क्वांटम कंप्यूटिंग, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जब हम बातचीत करते हैं तो वहां इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, इस तरीके की चीजों की बातचीत होगी। लेकिन क्यूबिट, जैसे हमारे इसमें स्पीड में आता है मेगाबाइट, गीगाबाइट, क्यूबिट, क्वांटम और बिट, ये ऐसे शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सीधा सा शब्द आ रहा है। या फिर ऐसा शब्द देखिए, जैसे 2021 में ब्लू कार्बन का क्या मतलब होगा। ब्लू कार्बन महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा ग्रहण किया गया कार्बन, जो ऐसा कार्बन जो एग्रीकल्चर सॉइल से निकला था, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निकला हुआ कार्बन, वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। तो इतना तो लॉजिक आप भी लगा सकते हैं महोदय कि ब्लू कार्बन जनरली ऐसा कार्बन होगा जो पानी से जुड़ा होगा, महासागरों से जुड़ा होगा। हर सवाल ऐसे हल नहीं होता है, लेकिन चांसेस लॉजिकल गेस में यही है कि आपको कुछ इशारे मिलते हैं, जैसे ग्रीन वॉशिंग, ब्लू कार्बन, क्यूबिट, वहां आप इन चीजों को जरूर यूज करिए। लेकिन आज की सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है टाइप 4। कुछ सवाल एग्जामिनर आपको केवल इसलिए देता है ताकि आप अपने अंदर लो कॉन्फिडेंस लेकर आए, ताकि आप कुछ चीजों में इतने उलझ जाए कि पेपर गंदा कर बैठे। और ये क्यों? ताकि आप ऐसे लोगों को यूपीएससी हटा सके। देखो, आप जब सेलेक्ट हो जाओगे, जब नौकरी करोगे, तो नौकरी में भी सारे काम सीनियर बता रहा है, पॉलिटिशियन बता रहा है, ऊपर से आदेश आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सब काम नहीं करने हैं, प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेगी। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे पॉलिटी में एक सवाल आया था राष्ट्रपति के इलेक्शन वाला, कि पुदुचेरी के एमएलए का वोट ज्यादा है कि अरुणाचल प्रदेश के एमएलए का वोट ज्यादा है। यह सवाल आपको तैयार भी नहीं करना है, इसको पढ़ना भी नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है भाई? क्योंकि ऐसे सवाल आपको फंसाने के लिए दिए गए हैं। ऐसे सवालों को मास्टर भी ना सॉल्व करे, ना कोई विद्यार्थी सॉल्व करे। ये सवाल चैट जीपीटी के लिए बनाए गए हैं। ये सवाल हमारे लिए नहीं, हमें छोड़ने के लिए बनाए गए हैं। मैं आपको वो सवाल भी दिखाना चाहता हूं। ऐसे सवाल आपको छोड़ने चाहिए थे, ऐसे सवालों पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन में 5% से ज्यादा योगदान है। ऐसा कौन सा लाल लाली है जिसको किस्मत होगी बस
कि उसे याद आ गया। किसी को नहीं पता होता है सीमेंट से कितना रिलीज हो रहा है, बिजली से कितना रिलीज हो रहा है। हमें पता होता है अधिकतम कहां से, हमें पता होता है न्यूनतम कहां से, और वो भी 5%। हमें नहीं पता भाई एग्जैक्टली कितना हो सकता है। क्यों दिमाग लगा रहे? कुछ बच्चे इस सवाल को देखने के बाद मुझसे पूछने लगे, सर आपने तो बताया नहीं इकोलॉजी एनवायरनमेंट में किस इंडस्ट्री से कितना प्रतिशत निकलता है। अगर मैं बता भी देता तो तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि तुम उसे एग्जाम हॉल तक लेकर चले जाओगे। ये सच्चाई है। अगर इसे नहीं मानते हो तो तुम एक स्मार्ट स्टूडेंट नहीं हो। कोई याद नहीं रख सकता है कि कौन सी इंडस्ट्री से कितना निकलता है। सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृतिका मिलाई जाती है। अब वो कोई केमिस्ट्री वाला होगा जिससे शायद ये बात हो गई होगी, पर वो यहां कंफ्यूज हो गया होगा। सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूने में बदल जाता है। कोई केमिस्ट्री वाला होगा जिसको ये पता होगा। पर इस बात को पता करने की थ्योरी मत ढूंढिए, ना चैट जीपीटी को कहिए कि इस प्रश्न का आंसर बताइए। ये प्रश्न आपको गुमराह करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, और आपको ये सावधानी बरतनी है कि नहीं, ये प्रश्न तो मैं नहीं करूंगा, और ना इस प्रश्न की थ्योरी करूंगा मैं। क्यों करूं मैं इसकी थ्योरी? एक सीमेंट इंडस्ट्री की कल बात हुई है, फिर आगे एक और इंडस्ट्री। कितनी इंडस्ट्रियां याद करोगे? नहीं हो सकता है सब कुछ, ये छोड़ना पड़ेगा आपको। और अगर आप ये नहीं छोड़ पाते हैं, आप इसके पीछे लग रहे हैं, तो रियल में आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आप इन 2-4 क्वेश्चनों के चक्कर में 10-12 दिन बर्बाद कर दोगे, और पता चलेगा कि अगली बार वो सवाल वैसा आया ही नहीं। उससे अच्छा है कि 10-12 दिनों में हमने जो पढ़ा है उसको फिर से बढ़िया कर देंगे। अगला सवाल देखिएगा, मैं आपको इसमें 2023 का दिखा रहा हूं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभा में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्थ होते। तो चलो हम ये तो हटा देंगे। निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती है, राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान उतना अधिक होता है। ये गलत है कि वहां पर जनसंख्या के आधार पर सब चीजें होती हैं, हम इसको भी हटा देंगे। मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से है। कोई माई का लाल जो ये याद करके रख लेगा कि पूरे राज्य में एमएलए की वोट की वैल्यू क्या है? हम याद कर सकते हैं सबसे ज्यादा एमएलए की वोट की वैल्यू यूपी में होती है। हम याद कर सकते हैं सबसे कम एमएलए के वोट की वैल्यू सिक्किम की होती है। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हर राज्य में कौन आगे और कौन पीछे है। ये हम नहीं बता सकते कि पुदुचेरी के एमएलए के वोट की वैल्यू अरुणाचल प्रदेश के एमएलए की वोट की वैल्यू से ज्यादा है या कम। और मेरा सवाल उस सवाल पूछने वाले महान व्यक्ति से है, जरा वो ही बता दे हमें, है जो यूपीएससी में इस सवाल का निर्माण करने वाला। अगर मेरा वीडियो पहुंचे ना, तो मुझे जरा आप किसी दिन कमेंट्स करके बता देना कि पूरे राज्यों के एमएलए के वोट आपको याद हैं। अरे सवाल बनाते समय कुछ तो सोचिए कि बच्चा जब तैयारी कर रहा है तो आप पूछिए कि राष्ट्रपति के इलेक्शन को इनडायरेक्टली क्यों कराया गया। एक लॉजिकल सवाल है। आप पूछिए कि कौन शामिल होता है, कौन शामिल नहीं होता है। अरे आप मूर्ख हैं जो ऐसी बात पूछ रहे हैं। मेरी बात कठोर लग सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे सवाल अगर दिए जाते हैं तो हमें उसे स्किप करते आना चाहिए। और अगर हम ये स्किप करना नहीं सीखे हैं तो फिर हमारे लिए एग्जाम हॉल आज भी खतरनाक होगा। हमें ऐसे सवालों को छोड़ना चाहिए। ये हमें सीखना है आज की कक्षा से। मैं आपको एक और सवाल दिखाता हूं। निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए, कितने मटर कुल के पौधे हैं? मैं गारंटी ले रहा हूं, बोटनी का टीचर भी होगा ना, बोटनी का टीचर भी, तब भी शायद वो ना बता पाए कि एग्जैक्टली कौन मटर कुल में आएगा। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको जितना बोटनी का क्लासिफिकेशन है हर फैमिली के हर पौधे के बारे में पता होगा? अरे साइंटिस्ट थोड़ी है वो। ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन शायद उसके पीछे पूछने का तर्क यही है कि आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि सब कुछ हल मत करो। अब इसके चक्कर में कुछ लोगों ने क्या किया है, फैमिलियां याद करना शुरू कर दी कि फलाना पौधे की कौन सी प्रजाति की फैमिलियां कहां आती है। अरे क्यों बर्बाद कर रहे हो समय को? ये तुम्हें जिंदगी भर याद करते हुए बुढ़ापा आ जाएगा, तब भी शायद पूरी फैमिलियां याद नहीं हो पाएगी। बोटनी में कितनी फैमिलियां हैं उसकी एक अलग से मोटी किताब है, जितना जीएस का सिलेबस है। करोगे क्या ऐसी चीजों को याद करके? स्किप करते आना चाहिए। और अगर आपसे ये स्किप नहीं हो रहा है तो फिर आप तैयारी को बंद कर दीजिए, क्योंकि ये चीजें आपके लिए खतरनाक है। सवाल ऐसा आ जाता है,
उपयुक्त जीवों के कितने प्रकार परजीव्याभ जातियां पैरासिटॉइड स्पीशीज पाई जाती है। अब पैरासिटॉइड का मतलब ही नहीं पता होगा कई लोगों को, चलो मतलब पता है, किसी मास्टर ने पढ़ा दिया, लेकिन कितनी प्रजातियां याद रख पाओगे मुझे बताओ, संभव ही नहीं है। और उसमें भी एलिमिनेशन करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया उस गंदे आदमी ने। अरे एलिमिनेशन करने का ऑप्शन देता, ऑप्शन 1 2 3 2 3 4 5 1 4 3 4 1 4 3 5 ऐसे कुछ ऑप्शन देता तो हम शायद सोच भी सकते थे। ये सवाल छोड़ने के लिए है, क्या ये सीख पाए या नहीं आप, ये ज्यादा जरूरी है आज की कक्षा में। ये भी हमें पता होना चाहिए कि, और इसको ढूंढिए नहीं, इसको हल करिए नहीं। हाँ, अगर मुझे सवाल पसंद आ जाता, केवल वो इसका मीनिंग पूछ लेता कि पैरासिटॉइड परजीव्याभ जातियां किन्हें कहते हैं, ये सवाल हमने करना चाहिए। लेकिन कौन कौन होगा भाई, कितनी प्रजातियां, कितनों को याद रख लेंगे हम लोग। ब्राजील अपने प्राकृतिक आवास में मिलने वाला जंतु। अब ब्राजील में कुछ मास्टरों ने, मास्टर भी इतने गंदे हैं, बच्चों को गुमराह और डराने के लिए, देखो बेटा सवाल आया था, ऐसे तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। और कुछ जीवों के प्रजातियों को यहां लिख दिया, फलाना देश में ये प्रजाति, फलाना देश में ये प्रजाति। अरे कितनी प्रजातियां याद कराओगे, 200 के आसपास तो देश है, हर प्रजाति को लिखते चलोगे तो 250-300 तो प्रजातियां अलग अलग देशों की हो जाएगी। भारत की अलग से प्रजातियां याद करनी, कितनी याद कर लोगे। सर वो फेमस पूछता है, बताओ इड्री कब फेमस हुआ था, बताओ एल्क कब फेमस हुआ था, बताओ बोनोबो कब फेमस हुआ था, मुझे भी तो बताओ ये कौन से फेमस जीव है जो आपने सुने थे। छोड़िए इन सवालों को, जो कर सकते हैं उसे करिए, क्योंकि कट ऑफ 45 से 48 क्वेश्चन के बीच का है। अरे 50 क्वेश्चन का कट ऑफ होगा, 50 के पीछे मत पड़ो, उस 50 को सही करने के लिए 60 के पीछे पड़ो, 70 के पीछे पड़ो। 10 सवाल छोड़ने पड़े तो छोड़ेंगे, लेकिन 90 पर तो ताकत लगाओ। 10 सवाल से ज्यादा नहीं औकात एग्जामिनर कैसे सवाल पूछ लेगा। 10 बहुत एक्सट्रीम हो गया, 4 5 3 पूछता है, उसे छोड़िए। क्योंकि अगर ये नहीं छोड़ सकते हो तो मत करिए तैयारी, क्योंकि फिर आपके लिए खतरनाक है यूपीएससी की प्रिपरेशन। सरकारी विधि अधिकारी विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, कॉर्पोरेट वकील नहीं। बार काउंसिल को विधिक शिक्षा, सब लोगों ने पॉलिटी पढ़कर वो अलग पढ़ना और फिर ये अलग पढ़ना शुरू कर दिया। अरे छोड़ो इसमें, जब हमारी पूरी किताब से सवाल नहीं आया है ना, हमसे नहीं हुआ है तो किसी से भी नहीं होगा। तनाव ही मत लो, खुश हो जाओ, चलो सबके सब लोग इतने सवालों में से उत्तर देंगे। मतलब खुश हो जाना चाहिए कि अब 99 में से कट ऑफ तय होगा। अगर 5 क्वेश्चन आ गए तो 95 में से कट ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने जो किताबें हैं, मैंने जो नोट्स है, मैंने जो चीजें पढ़नी थी वो मैक्सिमम पढ़ी है। इससे ज्यादा तो कोई नहीं पढ़ सकता है, हो ही नहीं सकता है कि बाकी पास होने वाले बच्चे इनमें से हल कर देंगे। हाँ, कुछ मास्टर लोग कहेंगे जानबूझ के कि देखो यही तैयारी का बेस्ट तरीका, ये गलत तरीका है, क्योंकि उस मास्टर को तुम्हारे अंदर डर पैदा करके तुमसे मुद्राएं लेनी है। मुझे पता है तुम्हें अगर मेरा क्लास पढ़ाने वाला पसंद आएगा तो आप आओगे, मुझे डर या डराने की जरूरत नहीं है। इसलिए ऐसे सवालों को स्किप करेंगे, ऐसे सवालों को स्किप करेंगे कि वियतनाम के बारे में, अब इसमें एलिमिनेशन थोड़ा बहुत किया सकता है, लेकिन फिर भी एक देश में क्या हुआ, इतनी बातों को याद रखते हुए कुछ लोगों ने फिर वियतनाम में क्या हुआ, इंडोनेशिया में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, उधर के देश में क्या हुआ, कितनी बातें याद रख लोगे। जिन जगह पे हमारा दायरा नहीं समेटा जा सकता है, वहां से अपने आप को समेट लेना ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया, हर जगह फैलने की कोशिश की, आज बेइज्जती कर बैठे अमेरिका की। अमेरिका का एक प्रकार से हार हो गई। तो डोनाल्ड ट्रंप मत बनो, हर जगह इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। कुछ मामले समय के साथ छोड़ दो, कुछ मामले लोकल लोगों के लिए छोड़ दो। अपना काम है मोटी और बड़ी चीजों पर ध्यान देना। उत्तर पश्चिम केन्या में बीडी बीडी, दक्षिण सूडान गृह पलायन के हुए बीडी बीडी, सोमालिया गृह, क्या लगा रखा है ये? आपको ये सीखना है कि कुछ सवाल मेरे लिए थे ही नहीं और ना ही मुझे उन सवालों को देखना है। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार, इन पुरस्कारों के बाद मास्टर लोगों ने करंट अफेयर में स्पोर्ट्स भी पढ़ाना शुरू कर दिया। अरे भाई, स्पोर्ट्स एक बार आया उसके बाद आया नहीं, और वो कौन सा स्पोर्ट्स आएगा हम कैसे कह सकते हैं। इसलिए हर चीज के पीछे लगना भी मूर्खता है इस तैयारी में।
हर चीज के पीछे लगना भी एक प्रकार से मूर्खता है। आज की कक्षा का मकसद है इस आखिरी टाइप को भी समझना है आपको। बाकी मैं आपको पुनः आदेश दे रहा हूं, कल मुझे 11 बजे और शाम 5 बजे आप टेस्ट देने आएंगे, क्योंकि आप में से कोई व्यक्ति अगर 5 लाख जीत जाए तो मेरे लिए वो बड़ी खुशी होगी कि चलो भाई हमारे ही विद्यार्थी ने वो फाइनली जीत दर्ज की है। 11 बजे सुबह और शाम 5 बजे MK लाइव रिफर कोड यूज करते हुए यह स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, और प्लीज उन लोगों तक बात पहुंचा देना जो सच में केवल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के कारण समस्याएं देख रहे, तो उन तक भी हम पहुंचना चाहते ताकि कम से कम फीस में ही हम उनकी प्रिपरेशन बेहतर करा सके। पॉलिटी का हमारा बैच चल रहा है और साइंस टेक्नोलॉजी का जो मैराथन रुका हुआ है वो मंडे के दिन आ जाएगा। शेयर लाइक करते चलिएगा। एडमिशन से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट यदि आपको जानना है तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। इस क्लास में बताई गई सभी बातों का मकसद किसी भी कम पढ़े लिखे को पास कराना नहीं है, बस हार्ड वर्क मेहनत कंप्लीट कोर्स करने वाले को 2 से 3 क्वेश्चनों में और बढ़त दिलाना है। अगर कोई ये सोच रहा है कि ऐसी चीजों से सिलेक्शन होता है तो आपको खुले तौर पर बता दूं कि आप गधे हैं। नहीं होता ऐसी चीजों सिलेक्शन। लेकिन हां, हम 90-92 के कट ऑफ में 80-85 नंबर अपनी मेहनत के बलबूते पहुंचेंगे, और उन 5-6 क्वेश्चनों की जो कमी रह गई थी हम उसमें इन तरीकों का उपयोग करेंगे। कमेंट्स आपके लिए खुले हैं, मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और सबसे ज्यादा जरूरी है कल अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट में आप MK लाइव रिफर कोड यूज करते हुए बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय। आज 3 बजे अभी क्लास है 45 डेज की स्ट्रेटजी, और 7:30 बजे हम इस साल की पहली कॉम्प्रिहेंशन की क्लास